everybody, this is me शिवांगी and I welcome you back to the online platform of Law Prep Judiciary। अब आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज, जिसमें आज का वीडियो रहने वाला है चैप्टर 1, जो कि बात करता है प्रीलिमिनरी के बारे में। क्या डेफिनेशंस उसके अंदर आएगी, क्या इसका एक्सटेंड है, क्या इसकी कमेंसमेंट डेट है, क्या इसका पर्पस है, क्यों नए कानून लाए गए, क्या उसके पीछे इंटेंशन था लेजिस्लेशन का कि नए कानून को क्यों लाए और क्या इंप्रूवमेंट नए कानून में आए गए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार देखो, लॉ प्रेप जुडिशरी आपके लिए ला रहा है इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप जोधपुर या जयपुर में रहते हैं तो आप ऑफलाइन मोड में भी सेंटर पे आके भी स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, और ऑफकोर्स ऑनलाइन का ऑप्शन तो आपके पास में हमेशा ही रहेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट कब देना है, कैसे रजिस्टर करें, तो आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं BNSS से। क्यों लाया गया, पहले सबसे पहले हमको पता है कि CRPC का रिप्लेसमेंट है, राइट। CRPC का ये रिप्लेसमेंट है और ये एक्ट इंश्योर करता है कि जस्टिस कैसा हो, जस्टिस विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस होना चाहिए, है ना। किस पे ध्यान दे जस्टिस, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उस पे यहाँ पे जस्टिस ध्यान देना चाहिए। हमने ये कोशिश करी है, लेजिस्लेशन ने यहाँ पे ये कोशिश करी है कि हम विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को अपनाएं पूरे BNSS में, पूरे क्रिमिनल नए सारे कानून के अंदर। और अगर हम बात करें BNSS की, तो यहाँ पे हमको जीरो FIR के प्रोविजंस भी नए देखने को मिलते हैं। ऑल्दो हमें ये पता है कि ललिता कुमारी वाले केस से, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीरो FIR आपको करना पड़ेगा, मैंडेटरी है इसके प्रोविजन फॉलो करना। अब क्या होती है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये नया चेंज क्या आया कि FIR के प्रोविजन में आपने स्पेसिफिकली डाल दिया कि जीरो FIR भी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, आप जीरो FIR भी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है ना। ये इंश्योर किया कि पुलिस के ऊपर जो मैंडेट्स है कि आपको इन्वेस्टिगेशन इतने टाइम में करना है, आपको चार्जशीट चालान फाइल करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड सब में स्पेसिफाई कर दिए हैं। और ऑन दी अदर हैंड जब हम टाइप्स ऑफ ट्रायल्स पढ़ेंगे ना, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, तो वहां पे जब डिस्चार्ज होता है या जब चार्ज फ्रेम होते हैं तो टाइम पीरियड वहां भी सेट कर रहा है कि इतने टाइम में आपको ये चीज करनी पड़ेगी, राइट। तो इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है। उसके अलावा जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नए कानूनों को लाने के लिए, वही इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ, क्योंकि हमें पता है सारे कानून क्या है, कोलोनियल एरा के बने हुए, राइट। तो हम चाहते थे कि हम इंडियनाइजेशन लाए अपने सारे क्रिमिनल लॉज के अंदर। ठीक है, और फिर दूसरा क्या कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी जस्टिस सिस्टम चल रहा है ना, सबको पता हो कि ट्रांसपेरेंसी हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है के बारे में। एफिशिएंसी इंक्रीज हो, क्योंकि हमको पता है कि किस जमाना किसका है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो हमने क्या कोशिश करी है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है, और हमने काफी हद तक इस एक्ट से, नए क्रिमिनल लॉ से स्ट्रीमलाइन करे हैं अपने सारे प्रोसीजर्स को, राइट। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच भी यहाँ पे देखने को मिलेगी नए कानूनों के थ्रू। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 की अपन बात करते हैं, जो सिंपल है, प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन नंबर 1 क्या बात करता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। अब शॉर्ट टाइटल मतलब क्या होता है मैम, जो एक्ट का नाम होता है वो होता है एक्ट का शॉर्ट टाइटल। जैसे यहाँ पे क्या होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब लॉन्ग टाइटल क्या होता है, लॉन्ग टाइटल मतलब जो एक्ट का प्रीएम्बल होता है उसे हम जनरली लॉन्ग टाइटल कहते हैं, मतलब कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, है ना, वो सब लिखा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टाइटल। ठीक है, और हमें पता है कि एक्सटेंट क्या है इसका एक्सटेंट पूरे इंडिया पे है, ये भी चीज हम जानते हैं कि एक्सटेंट क्या है, एक्सटेंट पूरे इंडिया पे है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब ये तो समझ आ गया कि लगता कहाँ कहाँ पे है, पर अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जानना कि लगता कहाँ पे नहीं है, कि BNSS की जो प्रोविजंस है वो किस एरिया पे नहीं लगेंगे। तो इसका ध्यान रखना, इसके प्रोविजन नागालैंड पे, स्टेट ऑफ नागालैंड पे, और दूसरे ट्राइबल एरियाज पे जो वहां पे डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में, वो सब जानना आपके लिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पे BNSS के प्रोविजन
नहीं अप्लाई होते हैं, बट कौन से अप्लाई होते हैं? चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर नंबर 12। पर क्या ये जो मैंडेट है ये ज़रूरी है? ऐसा नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर स्टेट ऑफ नागालैंड को ऐसा लगता है कि कोई प्रोविजन इंक्लूड करना ज़रूरी है तो वो कोई भी प्रोविजन बीएनएसएस का स्टेट ऑफ नागालैंड में या फिर ट्राइबल एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, राइट। अब कमेंसमेंट डेट मतलब क्या? जिस दिन पूरे इंडिया में ये कानून अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था उसे हम कहते हैं कमेंसमेंट डेट। कब से वो लागू हुआ, राइट। तो कब से लागू हुआ हम सबको पता है, 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ। एंड इनैक्टमेंट डेट कब बना? इनैक्टमेंट डेट है इसकी 25 दिसंबर 2023, राइट। इसका ध्यान रखना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रिलिमिनरी पोर्शन में आती है वो होती है हमारी डेफिनेशंस। और अगर आपने पहले सीआरपीसी पढ़ी है तो आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि डेफिनेशन से सवाल कितने सारे बनते हैं। बहुत सवाल देखने को मिलते हैं डेफिनेशन वाले पोर्शन से। अब देखो 2 क्लॉज ए, क्या हमने काफ़ी बार पढ़ा है सीआरपीसी में कि जो एविडेंस रिकॉर्ड होंगे या जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। सबको जनरल पता है क्या होते हैं कि कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया, फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया, राइट। पर अब यहाँ पे क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, क्या होगा? इंक्लूड्स क्या? कोई भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस। क्या होंगे ये मीन्स? कोई कम्युनिकेशन डिवाइस होगा। और इस मीन्स को यहाँ लाने का पर्पस क्या है? क्यों हम लिखते हैं रिकॉर्ड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स? तो या तो क्या पर्पस है कि उससे आपने क्या किया, कम्युनिकेशन डिवाइस से आपने क्या किया, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, आपने रिकॉर्ड करा कोई भी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन का। जब हम पढ़ेंगे आगे प्रोसेस सारे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन हो रहा है, या अगर आप कोई विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी। तो ये भी इसका एक पर्पस है। फिर अगर जब भी सर्च सीजर होता है, जब पुलिस वाला कोई सर्च करता है तो उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं कोई एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, कोई इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन मतलब यहाँ से वहाँ करने के लिए, या कोई भी दूसरा पर्पस जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है वो रूल्स में स्पेसिफाई करती है, तो उसके लिए भी आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ कर सकते हो। तो अब 2A के अंदर स्पेसिफिकली ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इंक्लूड कर दिया गया है, इसका ध्यान रखना। अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है बेल की। अब बेल हमने बहुत जगह पढ़ा है, इनफैक्ट यहाँ भी प्रोविजन है बेल के, बेल बॉन्ड के प्रोविजन है। हम जब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते हैं कि बेल पे छोड़ दिया, या इन केस हम कभी भी पढ़ते हैं कि पुलिस वाला बेल पे छोड़ सकता है या कोर्ट बेल पे रिलीज कर रही है ना, जमानत दे दी, तो होती क्या है बेल। अब यहाँ पे पहले कभी भी बेल डिफाइन नहीं थी, पर अब यहाँ क्या किया है, बेल को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। मतलब क्या, किसी पर्सन को आप रिलीज कर रहे हो, किसी पर्सन को आप रिलीज कर रहे हो, कहाँ से करोगे रिलीज? कस्टडी से आप रिलीज कर रहे हो। अब वो पर्सन क्या है, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए या तो अक्यूज्ड है या फिर उसके ऊपर सस्पिशन है कि आपने कोई ऑफेंस कमिट किया इसलिए कस्टडी में लिया था उसको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, पर कब करते हो बेल पे करने का मतलब क्या होता है रिलीज, कि आप उसके ऊपर कोई कंडीशंस इम्पोज कर रहे हो कि अगर हम आपको जमानत पे छोड़ेंगे तो आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया से बाहर आप नहीं जाओगे, जब बुलाएगा कोर्ट तब आप कोर्ट के सामने पेश हो जाओगे। तो क्यों होती है बेल का मतलब क्या, इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। अभी कंडीशंस करता कौन है इम्पोज, बेल कौन दे सकता है, हमें पता है पुलिस वाला भी, और कोर्ट या मजिस्ट्रेट भी बेल दे सकता है, ठीक है। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट, हम काफ़ी बार सुनते हैं कि बेल विद और विदाउट श्योरिटी, क्या तो बेल बॉन्ड या फिर बेल विद श्योरिटीज। तो अब ये एग्जीक्यूशन बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड का यहाँ पे होता है। अब ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या है, तो इसको भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो बॉन्ड कहाँ डिफाइंड है, 2 क्लॉज ई के अंदर डिफाइंड है बॉन्ड। अब बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कोर्ट या पुलिस वाला किसी पर्सन को रिलीज करता है बेल के ऊपर कुछ कंडीशंस पे, तो बस ये होता है कि वो उस पर्सन को कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती, कोई श्योरिटी नहीं होती। अब श्योरिटी का मतलब क्या, सिंपल सी भाषा में कोई गारंटी कि भाई अगर उस पर्सन ने वो कंडीशंस फॉलो नहीं करी या करने की गारंटी कौन लेगा, तब होती है श्योरिटी, ठीक है। उसके बिहाफ पे गारंटी कौन लेता है कि पर्टिकुलर कंडीशंस फॉलो होगी, वो लेती है श्योरिटी, ठीक है। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर्सन को रिलीज कर रहे हो उसके पर्सनल बॉन्ड पे, उसकी पर्सनल अंडरटेकिंग पे, बिना कोई
श्योरिटी के, ठीक है। अब पर अगर हम बात करें बेल बॉन्ड की, जो डिफाइन का है, देखो पहले 2F में डिफाइंड है, तो अंडरटेकिंग मतलब किसी के उसके बिहाफ पे, उस अरेस्टेड पर्सन को जो रिलीज कर रहे हो उसके बिहाफ पे कोई श्योरिटी क्या करती है, अंडरटेकिंग लेती है, मतलब उसकी सिंपल भाषा में गारंटी लेती है, ठीक है। तो अब बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड यहाँ पे डिफाइंड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक और डेफिनेशन जो वहाँ डिफाइंड नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्योंकि अगेन ज़माना किसका है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिफाइन करना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इनफैक्ट जब BSA पढ़ेंगे हम, है ना, वहाँ पे भी अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अलग से डिफाइन कर दिया गया है, राइट। तो अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटर्न फॉर्मेट में हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे पिक्टोरियल मतलब कोई पिक्चर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन हो, कोई स्क्रीनशॉट हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, कोई वीडियो कंटेंट हो जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो, है ना, इस कम्युनिकेशन को आप ट्रांसमिट कर रहे हो या फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, ट्रांसफर और कम्युनिकेट कर कौन रहा है, तो चाहे एक पर्सन दूसरे पर्सन को बता रहा है, चाहे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कम्युनिकेट हो रहा है, चाहे पर्सन टू डिवाइस या फिर डिवाइस टू अ पर्सन। तो कम्युनिकेशन ऐसे ऐसे आप इंफॉर्मेशन या कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। अब कैसे कर रहे हो, यहाँ पे कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से होता है। अब डिवाइस मतलब क्या बता रखा है यहाँ पे, टेलीफोन, है ना, टेलीफोन के थ्रू वर्बल हो गया, मोबाइल फोन के थ्रू पिक्टोरियल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, रिटर्न मैसेज हो सकता है, फिर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होता है, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरा ऐसा स्पेसिफाई कर रखा है। किसने स्पेसिफाई कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आपका आ सकता है, इसका ध्यान रखना। तो ये नई चीज अपने यहाँ पे BNSS में हमको देखने को मिलेगी, जो पहले CRPC में नहीं थी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट देखो डेफिनेशन 2H जो बात करती है कंप्लेंट की। अब जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉग्निजेंस, किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है, ठीक है ना, कि भाई वो अब अपराध हो तो गया, अब इंफॉर्मेशन आ गई, कैसे आ सकती है, या तो कंप्लेंट के थ्रू आ सकती है, या फिर जब आप पुलिस के पास में FIR करते हो, फिर जब पुलिस चार्जशीट या चालान फाइल करती है उससे इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद क्या होता है, जो कोर्ट जिसके पास वो जाएगा, अब ऑफेंस कमिट ट्रायल होगा, वो क्या करती है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, नॉलेज में लेती है उस चीज को। तो अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लेती कैसे है कॉग्निजेंस, या तो कंप्लेन के द्वारा, या तो कंप्लेन के द्वारा, या फिर पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, या फिर सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब क्या, खुद से मजिस्ट्रेट या कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। तो अब कंप्लेन के द्वारा लेगी, तो कंप्लेन होती क्या है, ये डिफाइंड है 2H में, जो पहले 2D में डिफाइंड थी CRPC में, ठीक है। अब कंप्लेन का सिंपल मतलब क्या, कोई भी एलिगेशन, कोई भी आप आरोप लगा रहे हो किसी पर्सन के ऊपर। अब चाहे आपने वो आरोप ओरली लगाया हो, चाहे आपने वो आरोप राइटिंग में, रिटर्न फॉर्म में लगाया हो। अब आप कंप्लेन लेके किसके पास जाओगे, पुलिस वाले के पास या मजिस्ट्रेट के पास, तो आप जाओगे मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेन लेके। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब क्या, कोई भी एलिगेशन, चाहे ओरल चाहे रिटर्न, किसके पास, मेड टू मजिस्ट्रेट। अब पर्पस क्या है, आप कंप्लेन क्यों करते हो, आप परिवाद क्यों करते हो, ताकि आप चाहते हो कि जो आपने एलिगेशन लगाया, जो आपने आरोप लगाया, उस पर कोई एक्शन लिया जाए, है ना। तो क्या पर्पस है, टू द मजिस्ट्रेट टेक्स एक्शन ऑन द एलिगेशन। अब सवाल है कंप्लेन कर कौन सकता है, तो कंप्लेन कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो पर्सन पता हो, आपको पता है कि एक्स पर्सन ने कंप्लेन करी, चाहे आपको पता नहीं हो कि किस पर्सन ने कंप्लेन करी, एनी पर्सन वेदर नोन और अननोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डेफिनेशन कहता है कि जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करता है पुलिस वाला, वो कभी भी कंप्लेन के अंदर नहीं आएगी। तो क्या एक्सक्लूजन हुआ इसका, कि पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, राइट। अब आओ इसके इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के ऊपर, क्या कहता है एक्सप्लेनेशन, डीम कंप्लेन के बारे में। अब डीम मतलब कि क्या, मान लेना, लिखा हुआ नहीं है, पर हम कंप्लेन की डेफिनेशन में ऐसे ऊपर फॉल नहीं कर रहा है, पर हम मान लेंगे कि वो भी क्या है, कंप्लेंट है, ठीक है। कब मानेंगे,
अब इसमें बता रखा है जब कोई, अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा एक्सक्लूजन में कि पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। बट अब ये समझो, अब कोई रिपोर्ट थी जो तैयार करी पुलिस वाले ने, ठीक है, और रिपोर्ट में ये चला पता इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कि ऑफेंस क्या कमिट हुआ है, कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं, उस रिपोर्ट को अपन कंप्लेन मान लेंगे, और जिस पुलिस वाले ने वो रिपोर्ट दी है उसको अपन कंप्लेनेंट मान लेंगे। आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि जब भी नॉन कॉग्निजेबल अपराध होता है तो उसकी क्या होती है, उसकी कंप्लेंट होती है, ठीक है, और कॉग्निजेबल की क्या होती है, एफआईआर होती है। तो अन्वेषण करने के बाद में, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में क्या चला पता कि ऑफेंस तो कौन सा कमिट हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल, तो पुलिस वाला क्या बन जाएगा यहाँ पे, कंप्लेनेंट बन जाएगा, और वो रिपोर्ट क्या हो जाएगी, कंप्लेंट मान ली जाएगी। इसका ध्यान रखना। तो अब रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो देखते हैं रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डिफाइंड है, तो 2T के अंदर डिफाइंड है पुलिस रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या, वो रिपोर्ट जो पुलिस वाला फॉरवर्ड करता है किसको, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है अंडर सेक्शन 193 क्लॉज 3। ये किसके बारे में बात करता है, अपन पढ़ेंगे आगे, फाइनल रिपोर्ट के बारे में ये बात करता है। फाइनल रिपोर्ट मतलब क्या, कि पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंक्लूजन पे आता है कि भाई इस पर्टिकुलर एक्स पर्सन ने या तो ऑफेंस कमिट किया है या तो उसने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो वो जो भी रिपोर्ट है वो भेजता है मजिस्ट्रेट को, उसे हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी लोगों को पढ़ी भी होगी या आगे पढ़ती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। यहाँ पे डिफाइंड है, हम सुनते हैं बेलेबल, जमानतीय, गैर जमानतीय, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। और भी है जैसे कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, भी इसमें इंक्लूड कर लो, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब क्या, जिसमें सेटलमेंट हो जाता है, बहुत सिंपल सी भाषा में, पूरे प्रोविजन है इसके आगे, जिसमें सेटलमेंट हो जाता है। दो तरह से, या तो पार्टीज अपने आप, एक लिस्ट बनी हुई ऑफेंसेस की जिसमें पार्टी या तो अपने आप सेटलमेंट कर लेती है या फिर कोर्ट की परमिशन से सेटलमेंट कर सकती है। पर उस टेबल के अंदर जो ऑफेंसेस हैं सिर्फ वही कंपाउंडेबल होते हैं, उसके अलावा सारे ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। हमारी मर्जी पे नहीं है, जो वहां पे लिखा हुआ है सिर्फ वही ऑफेंस कंपाउंडेबल माने जाएंगे। अब सबसे पहले आओ बेलेबल ऑफेंस के ऊपर। अब टाइप ऑफ ऑफेंस से क्या समझ आता है कि ऑफेंस सीरियस है या ऑफेंस सिंपल है ना, उसका ट्रायल कैसे होगा अभी पढ़ेंगे अपन आगे। समन केस है, वारंट केस है, क्यों पढ़ते हैं, ताकि नेचर चले पता कि ऑफेंस का नेचर क्या है, उसका ट्रायल होगा कैसे। इसलिए यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो 2C में, 2C में क्या डिफाइंड है, बेलेबल ऑफेंस 2C में डिफाइंड है, मतलब कोई ऐसा अपराध जो कि बेलेबल बताया गया है, इज शोन बेलेबल, कहाँ पे, शेड्यूल 1 में जिसको बेलेबल बताया गया है। अब पढ़ेंगे अपन आगे, दो तरह के शेड्यूल इसमें होते हैं, दो तरह के शेड्यूल इसमें दे रखे हैं BNSS में, ठीक है। एक शेड्यूल एक है उसमें, सॉरी, दो पार्ट है। जो पार्ट 1 बात करता है कौन से अपराधों की, जो BNS वाले अपराध है, और पार्ट 2 कौन से अपराधों की बात करता है, जो एनी अदर लॉ, मतलब किसी भी और लॉ में, मान लो पॉक्सो, किसी भी अदर लॉ में जो बता रखे हैं वो वाले अपराध वहाँ पे है। तो टेबल क्या, वो शेड्यूल क्या बताती है, शेड्यूल बताती है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो मतलब बेलेबल ऑफेंस यानी कौन सा ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस जो बेलेबल बताया गया है कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, या फिर जिसको बेलेबल कहा गया है कोई भी दूसरे लॉ के अंदर, या फिर इज मेड बेलेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ नॉन बेलेबल के अंदर। तो नॉन बेलेबल अलग से क्लॉज में डिफाइन नहीं है, 2C में ही नॉन बेलेबल को डिफाइन किया हुआ है। नॉन बेलेबल मतलब क्या, एनी अदर ऑफेंस जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है। तो इसका भी इंटरप्रिटेशन जाएगा शेड्यूल से कि भाई कौन सा बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल रहेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब आओ कॉग्निजेबल पे। 2G कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर
अच्छा, ये भी कहाँ डिफाइंड होता है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है? शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया है। तो जहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, या मान लो कोई दूसरा लॉ है जिसमें अलग से खुद क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हम मानते हैं कि भाई हमारे जो भी ऑफेंस हो रहा है एक्ट के अंदर उसको हम मान लो कॉग्निजेबल मानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग। इसमें मतलब क्या कि कोई भी अगर अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो उसमें पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस वाला बिना कोई वारंट के उस अपराधी को अरेस्ट करके लेके आ सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, अब वही 2 क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब क्या हो, कौन से ऑफेंस जहाँ पे पुलिस वाले के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है। कौन सी अथॉरिटी नहीं है? बिना वारंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी पुलिस वाले के पास में नहीं है। एक तो बिना वारंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं, और दूसरा क्या कि बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। अच्छा, पुलिस वाले की ड्यूटी क्या होती है? मान लो कोई एफआईआर हो गई, उसके पास में आ गया अक्यूज्ड पर्सन, एक तो उसने क्या किया, उसको अरेस्ट कर लिया, है ना। उसमें पढ़ेंगे अपन आगे कि अरेस्ट करके क्या अपने पास रख सकता है? नहीं, 24 घंटे में लेके जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास में। दूसरी ड्यूटी क्या होती है? इन्वेस्टिगेट करने की, है ना, कि वो उस जगह पे जाए जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, एविडेंस इकट्ठा करके लेके आए, पर्सन को अरेस्ट करे, प्लेस को सर्च करे, है ना, रिपोर्ट बनाए। ये सब ड्यूटी होती है पुलिस वाले की। तो अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या देखने को मिलता है कि पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, इसका भी ध्यान रखना। जबकि कॉग्निजेबल में वो ऐसा कर सकता है, राइट। फिर देखो क्या है 2x। 2x की बात करता है समन केस की। अब समन केस माने कौन से केस? वो केस जो वारंट केस नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, वारंट केस पढ़ना। कहाँ दिए हुए वारंट केस? 2z में दिए हुए हमको वारंट केसेस। क्या होते हैं वारंट केस? जहाँ पे वो ऐसा केस जहाँ पे कोई भी अगर आपने अपराध किया है तो उसका पनिशमेंट कितना है, या तो डेथ है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या तो इम्प्रिजनमेंट जिसका 2 साल से ऊपर का इम्प्रिजनमेंट हो। मतलब कोई भी ऐसे अपराध जिसका पनिशमेंट कितना है, 2 ईयर्स से ऊपर है, तो उसे हम मानेंगे वारंट केस। तो मतलब सीरियस टाइप ऑफ केसेस हो गए। और समन मतलब 2 साल से नीचे वाले, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, जो वारंट नहीं है वो क्या है, समन। तो क्या मान लेंगे, जिसका इम्प्रिजनमेंट कितना है, लेस देन 2 ईयर्स हो गया, उसको हम क्या मान लेंगे, समन केसेस मान लेते हैं हम उसको यहाँ पे। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आओ दूसरी डेफिनेशन के ऊपर क्या बात करता है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। अब ये 3 शब्द हम समझते हैं क्या होते हैं। ठीक है, पहले आएंगे इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया अभी आपको कि ड्यूटी किसकी होती है, इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस वाले की ड्यूटी होती है। जैसे ही पर्सन उसके पास में आया, अक्यूज्ड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। कौन करता है? पुलिस वाला करता है। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड अपन इंक्वायरी की बात करते, तो इंक्वायरी क्या पुलिस वाला करता है? इंक्वायरी पुलिस वाला नहीं करता है। तो कौन करता है? कोर्ट या मजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी। ठीक है, और ट्रायल क्या? ट्रायल मतलब इंक्वायरी के बाद वाली स्टेज, जब आपने इंक्वायरी कर लिया, आपने जान लिया कि क्या हमने जिस पर्सन को पकड़ा है वो सही है कि भी नहीं है, ऊपर ऊपर की जो आप इंक्वायरी करते हो वो आपने कर ली। अब ट्रायल का मतलब क्या? जहाँ पे आप ये सिद्ध करते हो कि जिस पर्सन को आप पकड़ के लेके आए उसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, वो कहते हैं उसको अपन पूरे प्रोसेस को ट्रायल का प्रोसेस। तो क्या कहना ये सही है कि इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्टार्ट कर दिया अपन ने, एफआईआर हो गई, फिर फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब ये हुआ, फिर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? इंक्वायरी कर सकता है। सेकेंड स्टेज कौन सी हो गई? इंक्वायरी की हो गई। फिर क्या, लास्ट में डिसाइड करने के लिए कि क्या वो सही में अपराधी की दोष सिद्धि होगी या दोष मुक्ति होगी, उसके लिए क्या होता है पूरा प्रोसेस? ट्रायल का प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है। किसको डिफाइन किया है? इंक्वायरी को और इन्वेस्टिगेशन को, पर ट्रायल को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो इंक्वायरी क्या 2K के अंदर बता रखा है, मतलब कोई भी इंक्वायरी जो ट्रायल नहीं है वो इंक्वायरी, मतलब जो ट्रायल से पहले वो क्या है? इंक्वायरी है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी चार्ज फ्रेम होता है ना, इंक्वायरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे क्या शुरू होता है?
ट्रायल, ठीक है। तो जो ट्रायल नहीं है वो क्या है, वो इंक्वायरी है, ठीक है। करता कौन है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। फिर अब आओ 2L के ऊपर। 2L क्या बात करता है, इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि क्या, ऑफ कोर्स पुलिस वाला करता है, या फिर पहला क्या है, तो पुलिस वाला कर रहा है, या फिर कोई भी दूसरा पर्सन जिसको ऑथोराइज किया है मजिस्ट्रेट ने, पर वो खुद मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर या कोई भी दूसरा पर्सन जिसको ऑथोराइज किया है मजिस्ट्रेट ने, अदर देन मजिस्ट्रेट, वो पर्सन मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है इसमें इन्वेस्टिगेशन में, कि आप ऐसी प्रोसीडिंग जो पुलिस वाला करता है, जो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। इंक्वायरी क्या होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, पर इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। पर होता क्या है इन्वेस्टिगेशन में, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि वहां जाओ जहां पे अपराध हुआ है, गो ऑन दैट स्पॉट एंड कलेक्ट एविडेंस, या लग रहा है तो आप अरेस्ट करो। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस को क्या बोलते हैं अपन, इन्वेस्टिगेशन करना, अन्वेषण करना, ठीक है। करता कौन है, बता दिया मैंने आपको, प्रिवेल, राइट। अब देखो 2R क्या बात करता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। क्या है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि भाई IO है, ये कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा, जो पुलिस इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का। तो ये IO, ये होता कौन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर ऑफिसर इंचार्ज होता कौन है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन आ गया, इंक्लूड क्या करता है, एक तो क्या, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। पर अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर एब्सेंट है, नहीं आ पा रहा है, बीमार है, या अपनी ड्यूटी करने से अनेबल है, तो फिर किसको मानेंगे अपन ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस ऑफिसर, जो उसकी रैंक के नीचे का है, IO के नीचे का रैंक वाला मान लेंगे। पर शर्त क्या है, कांस्टेबल से की रैंक से ऊपर होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा क्या, ये तो हमने पढ़ लिया, IO की रैंक के नीचे वाला, पर कांस्टेबल से ऊपर। उसके अलावा क्या, एनी अदर पुलिस ऑफिसर, जो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये भी ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज मान सकते हैं, राइट। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो कि है विक्टिम की। अब पहले जब CRPC था तो वहां पे क्या था, विक्टिम को हमने किससे ऐड किया था, 2008 के अमेंडमेंट से ऐड किया था। पर अब यहाँ पे हमको पता है सब ABC हट चुका है, और यहाँ पे 2Y के अंदर विक्टिम डिफाइंड है। कौन होता है विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति कौन होगा, ऐसा पर्सन जिसने कोई भी लॉस या इंजरी सफर करी है। क्यों सफर करी, कोई भी एक्ट या ओमिशन से, जो किसने किया था, अक्यूज्ड पर्सन ने, ठीक है। कोई भी एक्ट से उसको क्या हुआ, लॉस या फिर इंजरी हुआ, तो यहाँ पे वो कौन कहलाएगा, विक्टिम कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि विक्टिम के अंदर कौन आएगा, विक्टिम का गार्जियन भी आएगा, और विक्टिम के लीगल एयर्स भी आएंगे, वारिस भी आएंगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंक्लूड्स आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो सेक्शन नंबर 2 में हमको देखने को मिलती है। अब जब हम टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस पढ़ते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, अगर हमने इनका डिफरेंस नहीं पढ़ा तो मतलब वो हमारा अभी भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है, राइट। देखो अब आएंगे अपन डिफरेंस पे। किसके डिफरेंस पे, पहले कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केस के अपन डिफरेंस पे आएंगे। मीनिंग क्या होता है कॉग्निजेबल केस का, अभी अपन ने डिस्कस किया, जहां पे पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, वेयर पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, या फिर कोई भी परमिशन से, कोर्ट की बिना कोर्ट की परमिशन से यहाँ पे वो अरेस्ट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या, ऐसे ऑफेंस जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्सन विदाउट वारंट, और ना बिना परमिशन के कोर्ट के, मतलब परमिशन भी जरूरी है और वारंट भी जरूरी है, ठीक है। अब वही अगर इन्वेस्टिगेशन करना है आपको कोई भी कॉग्निजेबल केस का, तो आप बिना कोर्ट की परमिशन के भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है परमिशन लेने की कोर्ट की। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे सिर्फ कब चालू होगा इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल में, परमिशन से कोर्ट की, उसके अलावा आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, सीरियस क्राइम्स है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वारंट के बिना ही आप अरेस्ट कर रहे हो तो इसकी सिवियरिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो जनरली कौन से होते हैं, ज्यादा सीवियर, ज्यादा हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये थोड़े से कम सीरियस होते हैं, तो इसका ध्यान रखना।
अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हो बिना परमिशन के, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, कब होगा, वो हमें देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 174 ऑफ BNSS में। और ऑन दी अदर हैंड इसका कहाँ मिलेगा हमको देखने, 175 ऑफ BNSS में। क्योंकि अगर पुलिस के पास में आप नॉन कॉग्निजेबल केस के लिए गए तो वहां पे क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनती है, उसे हम NCR कहते हैं। फिर पूरा प्रोसेस कहाँ दिया हुआ है, 175 में, राइट। फिर इसका डेफिनेशन का क्लॉज क्या है, 2J, उसका क्या है 2O, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब देखो किसका डिफरेंस, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का डिफरेंस अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। कहाँ डिफाइंड है बेलेबल ऑफेंस, 2(1)C के अंदर, C के अंदर। और वही सेम चीज नॉन बेलेबल भी कहाँ डिफाइंड है, 2C के अंदर डिफाइंड है, नॉन बेलेबल भी, तो इसका ध्यान रखना। कौन सा होता है ऑफेंस बेलेबल, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है, और नॉन बेलेबल भी जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। अब बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जनरली सीरियस कैटेगरी में नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और नॉन बेलेबल क्या होते हैं, जनरली सीरियस, क्योंकि इसमें क्या है, आपको जमानत नहीं मिल रही, आपका राइट नहीं है जमानत लेने का, तो ऑफकोर्स ये क्या होंगे, थोड़े सीरियस नेचर के ऑफेंस होंगे। फिर देखो जनरली अब यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है कि 3 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट होगा तभी वो बेलेबल हो, नॉन बेलेबल होंगे, या कम होगा तभी वो बेलेबल होंगे। पर क्योंकि पार्ट 2 में जनरली हमको देखने को मिलता है कि ये क्या है, अगर जो 3 साल से कम के होते हैं इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंस, वो जनरली बेलेबल होते हैं, और ज़्यादा होते हैं 3 अबव तो कौन होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब क्या, अब बेल कहाँ मिलती है, एज अ मैटर ऑफ राइट कहाँ क्लेम करोगे, सेक्शन नंबर 478 में अपन को देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट, कि आपकी राइट है बेल लेने की, अगर आपने कोई बेलेबल ऑफेंस किया वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, इसका ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन से प्रोविजन है, 480 के प्रोविजन है, जहाँ पे क्या है, आप एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम नहीं, कि भाई मेरी राइट है, आप मुझे बेल पे छोड़ो ही छोड़ो। पर यहाँ पे क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कि कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट बेल पे छोड़ेगी, वरना कोर्ट बेल पे नहीं छोड़ेगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे अपन बेल के प्रोविजन में, एंटीसिपेटरी बेल का। क्या होती है एंटीसिपेटरी बेल, मतलब आपको पकड़ने से पहले ही, अगर आपको ये डर है कि आपको पकड़ा जा सकता है, तो आप पहले ही बेल के लिए अप्लाई कर देते हो कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर हाई कोर्ट में, ठीक है। तो क्या है कि द कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई हियर। पर कौन से ऑफेंसेस के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, तो इस बात का भी ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। अब आओ एक और डिफरेंस पे, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के डिफरेंस पे, ठीक है। अब पहला डिफरेंस तो क्या है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करता कौन है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, और इंक्वायरी कौन करता है, मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट इंक्वायरी करता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, ऐसा प्रोसेस जो इसमें क्या करते हो आप, एविडेंस को कलेक्ट करते हो, फैक्ट्स को, एविडेंस को आप कलेक्ट करते हो, तो ये रहा इसका डिफरेंस। और इंक्वायरी में ऑन द अदर हैंड क्या है, ये ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग है ताकि दिमाग से अनसर्टेनिटी निकले, मतलब कि ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ है, वो डिलेमा आपके दिमाग से निकले, और आपको चले पता कि ट्रू फैक्ट्स क्या है, ट्रूथ और फॉल्सिटी को डिफाइन करने के लिए, कोई पता करने के लिए हम इंक्वायरी या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, इसका ध्यान रखना। डिफाइन का है 2L में, और वो का डिफाइंड है 2K में, ठीक है। अब वही करता कौन है, पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट बट नॉट मजिस्ट्रेट। और यहाँ पे कौन करेगा, सिर्फ मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। अब किस, ये फर्स्ट स्टेज है और ये क्या है, सेकंड स्टेज है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्ट करना एविडेंस और फैक्ट्स को। और यहाँ क्या ऑब्जेक्टिव है, ये डिटरमाइन करना कि वो जो पूरा केस है, पूरे एविडेंस है, वो सही है या फिर गलत है, एलिगेशन सही है या फिर एलिगेशन गलत है। और ये सवाल आपसे काफ़ी बार पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो आंसर है नहीं, इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। और ऑन द अदर हैंड इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है, राइट। तो आई होप चैप्टर नंबर 1, अच्छा चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन नंबर 4 और 5 भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। 4 क्या बात करता है कि भाई जब भी कोई अपराध किस एक्ट के अंदर हुआ, BNS के अंदर हुआ, मतलब IPC के अंदर हुआ, तो प्रोसेस कैसे चलने वाला है आपका पूरा ट्रायल, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो BNSS में। जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस, वही हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे उस ऑफेंस को ट्रायल करते टाइम। और अगर ऑन दी अदर हैंड कोई भी स्पेशल, कोई दूसरा स्पेशल लॉ बना हुआ है, कोई दूसरा अदर एक्ट बना हुआ है, तो उसमें भी अपराध हुआ तो ट्रायल तो होगा, विचारण तो होगा, तो प्रोसेस क्या लगेगा, जो यहाँ पे BNSS में गिवन है। और फिर अपन सेक्शन 5 की अगर बात करें तो वो सेविंग क्लॉज की बात करता है। वो क्लॉज क्या है कि मतलब कोई भी बात अगर स्पेशल लॉ में कही हुई है और लोकल लॉ में भी कही, मतलब अगर यहाँ मान लो CRPC में या फिर BNSS में कोई बात कही हुई है और उसकी कोई अलग बात
कोई स्पेशल कानून में कही भी है तो अपन किसको प्रिवेल करेंगे, स्पेशल लॉ को प्रिवेल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन में कि दैट स्पेशल लॉ प्रिवेल्स द लोकल लॉ। तो प्रिलिमिनरी में आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, जब आप डेफिनेशन डील करोगे तो ये डिफरेंसेस आपके लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि सवाल डिफरेंसेस से काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी आपको डाउट हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।